अरे अगला नियम रिएक्शन लिखिए, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन whenever any ester having at least one alpha H ester having at least one alpha H theoretically बट प्रैक्टिकली क्या होगा ये आपको मैकेनिज्म देखकर ही समझ में आ जाएगा। Esters having at least one alpha H is treated with metal alkoxide. Reagent हमेशा ये लिया जाएगा RO minus Na plus metal alkoxide. It can be MEONA या ETONA etc. Metal alkoxide. Whenever any ester having at least one alpha H theoretically, when treated with a metal alkoxide, condensation happens and we get beta keto ester. Condensation happens and we get beta keto ester. And we get beta keto esters are formed। ठीक है, यहां तक तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन होता है, लेकिन क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का जो सवाल होता है इससे आगे भी बढ़ा दिया जाता है। कैसे बढ़ाएंगे हम बताएंगे आपको। खैर, esters having at least one alpha H theoretically when treated with metal alkoxide, कंडेंसेशन हैपेंस एंड वी गेट बीटा कीटो एस्टर्स। बीटा कीटो एस्टर का बनना क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। देखो ध्यान देना मैकेनिज्म। मान लो ले लिए CH3 C डबल बॉन्डेड OOET एक एस्टर के हिसाब से चलो हम जनरल बना दे रहे R1 C डबल बॉन्डेड R1 CH2 C डबल बॉन्डेड OR। एस्टर के कार्बोनिल के हिसाब से इस तरफ वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा H तो है ही। व्हेन ट्रीटेड विथ मेटल अल्कोक्साइड, ध्यान रखना कि जो OR पार्ट होता है ना एस्टर का, वही OR मेटल अल्कोक्साइड में भी लिया जाता है। जैसे यहां पर होता OMe तो रिएजेंट लेते MEONA। अगर रिएजेंट यहां रहता OET इथाइल तो यहां पर लेते ETONA। तो इन जनरल इफ इट इज OR वी टेक RO माइनस Na प्लस। अब इसके पीछे भी एक कारण है जो मैकेनिज्म में आपको हम समझाएंगे कि सेम क्यों लिया जाता है। सबसे पहले ये RO माइनस अल्फा H हटाया, अल्फा H हटाएगा, इनोलेट आयन बनाया CH C डबल बॉन्डेड OR। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही कम आगे बढ़ेगा क्योंकि ये एक वीक एसिड का रिएक्शन है। एस्टर्स आर वेरी वेरी वीक एसिड। सवाल अगर पूछे कि यहाँ पे OH माइनस क्यों नहीं लिया एल्डोल जैसा, तो OH माइनस यहां से H प्लस हटा ही नहीं सकता क्योंकि OH माइनस से स्ट्रॉन्गर बेस लेना पड़ेगा जो कि है RO माइनस। समझ में आ रहा है। इन द नेक्स्ट स्टेप अपने ही मॉलिक्यूल पे R1 CH2 C डबल बॉन्डेड OR पे ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एंड दिस इज द RDS ऑफ द मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन एस्टर्स आर एसिड डेरिवेटिव और एस्टर्स के ऊपर क्या चलता है SNAE, जो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे पिछले क्लास में। नो डाउट ये अटैक करा, जो जहां अटैक हुआ उसको पहले ड्रॉ करो। R1 CH2 C O माइनस बन जाएगा, साथ में OR भी है और ये कार्बन किसके साथ जाकर जुड़ गया CH, साथ में R1 भी है, C डबल बॉन्डेड OR।
नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज करता है इंटरनल अटैक, एडिशन के बाद एलिमिनेशन, SNAE मैकेनिज्म। लिविंग ग्रुप कौन सा है? OR। ध्यान रखना हर स्टेप रिवर्सिबल। OR निकला तो क्या बन जाएगा? R1CH2 C डबल बॉन्डेड O CH R1 C डबल बॉन्डेड O OR प्लस RO माइनस बाहर निकल चुका है। हो सकता है कि RO माइनस फिर से ये कार्बोनिल पे अटैक करके ये बना दे। रिवर्सिबल स्टेप। ओवरऑल इट इज अ रिवर्सिबल स्टेप। ध्यान देना कि अगर सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं इस प्रोसेस में, देन द यील्ड इज वेरी वेरी पुअर। एक्सपेक्टेड यील्ड हम लिख रहे हैं, ध्यान दें, एक्सपेक्टेड यील्ड इज वेरी पुअर। एक्सपेक्टेड यील्ड इज वेरी पुअर। यहां पर क्योंकि हर स्टेप अगर रिवर्सिबल है तो एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेरी वेरी पुअर। ये एस्टर था, एस्टर के हिसाब से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। नो डाउट बीटा कीटो एस्टर बन चुका है, नो डाउट बीटा कीटो एस्टर बन चुका है। बीटा कीटो एस्टर अगर बना है तो उसका एक्सपेक्टेड यील्ड हम लोग को लगता है कि बहुत पुअर होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेप क्या है? रिवर्सिबल है। अब ये RO माइनस यहां अटैक करने के बजाय RO माइनस क्या करता है कि आगे रिएक्शन शो कर देता है, एंड दैट रिएक्शन इज हाईली इरिवर्सिबल बिकॉज RO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये निकालता है ये वाला H+। ध्यान देना कि जब भी कार्बोनिल के बीच में एक CH2 होता है, GOC में पढ़े थे, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन वाटर। दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन वाटर। मोर एसिडिक देन वाटर तो हम कहेंगे कि भाई RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। RO माइनस यहां अटैक कर सकता था, लेकिन एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। अगर उसको चांस मिल रहा है एसिड बेस रिएक्शन शो करने का तो एसिड बेस रिएक्शन ही शो कर देगा। RO माइनस यहां अटैक करने के बजाय वो क्या कर देता है कि यहां का एक हाइड्रोजन निकाल लेता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस का बैकवर्ड जाने का चांस क्या हो जाता? बहुत कम। ठीक, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो डेफिनेटली ये स्टेप क्या हो जाता? हाईली रिवर्सिबल, और हम लोग को इसका यील्ड क्या मिलता? बहुत ही पुअर। समझ में आ रहा? अब समझ इसका मीनिंग। एक अल्फा H थियोरेटिकली क्यों बोले? यहां पर अल्फा H कितना था? 2। एक तो हट गया पहले स्टेप में और वही एक बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर वास्तव में यहां पे सिर्फ एक ही अल्फा H होता तो यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं बचता। समझ में आ रहा बात? खैर, पूरा मैकेनिज्म पहले देख लो, उसके बाद और बताएंगे। RO माइनस यहां से H+ हटाया, ये बन गया R1CH2 C डबल बॉन्डेड O, C पे नेगेटिव, R1 C डबल बॉन्डेड O OR। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके चला गया ऑक्सीजन पे। R1CH2 CO माइनस डबल बॉन्ड C R1 C डबल बॉन्डेड O OR। क्लियर? ये लिया, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। H+ हटा तो ये तो रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब RO माइनस फर्दर क्या इस पे अटैक कर सकता है? क्या यहां कोई कार्बोनिल बचा? अगर RO माइनस यहां अटैक करे तो भाई पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, वापस आएगा, OR निकल जाएगा। एक OR जुड़ा और एक OR का निकलना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। कार्बोनिल बचा नहीं, इसलिए ये स्टेप क्या हो जाता है? हाईली इरिवर्सिबल। समझ में आ रहा है? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? H+ दे देते हैं। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन जैसे ही इसको H+ दिए, R1CH2 COH डबल बॉन्डेड C R1 C डबल बॉन्डेड O OR। बेसिकली यहां पर है ये इनॉल, तुरंत ये टॉटमराइज करके टॉटमराइज कर जाएगा और बनेगा R1CH2 C डबल बॉन्डेड O CH R1, क्योंकि H को इधर लाएंगे, पाई बॉन्ड को इधर लेके जाएंगे, C डबल बॉन्डेड O OR। अल्फा बीटा, बीटा कीटो एस्टर, वेरी गुड यील्ड ऑफ बीटा कीटो एस्टर।
इफ 2 अल्फा एच इज प्रेजेंट, एक अल्फा एच अगर होता तो प्रोडक्ट जरूर बनेगा, लेकिन द यील्ड विल बी वेरी वेरी पुअर। 2 अल्फा एच जब होता है तो ये वाला स्टेप भी आगे बढ़ जाता है, और ये स्टेप आगे बढ़ने के कारण हम लोग को बीटा कीटोन एस्टर का यील्ड बहुत ज्यादा मिलता है। समझ में आ रहा? तो अगर एक भी अल्फा एच रहे तो प्रोडक्ट जरूर बना दीजिएगा। अगर कोई डिटेल में पूछे कि एक अल्फा एच और 2 अल्फा एच में क्या अंतर है, तो एक अल्फा एच में यील्ड विल बी वेरी पुअर, लेकिन 2 अल्फा एच में द यील्ड विल बी वेरी वेरी हाई। व्हाई द यील्ड विल बी वेरी वेरी हाई? बिकॉज ऑफ द लास्ट स्टेप। कॉपी करो। हर स्टेप तो रिवर्सिबल है ना। मान लो हम यहां पे ले लेते कुछ R2O माइनस, मान लो लेट R2O माइनस इज टेकन, तो R2O माइनस अगर लेते तो यहां पर R2O माइनस निकलता, सब सॉरी OR तो निकल चुका, लास्ट स्टेप में OR निकल गया ना। बैकवर्ड कैसे जाएगा? OR भी अटैक कर सकता है, और अगर मीडियम में R2O माइनस होगा तो R2O माइनस भी अटैक कर सकता है। समझ में आ रहा? तो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ये एस्टर मिलेगा उसमें OR2 लगा हुआ मिलेगा, है कि नहीं? अब वो OR2 अगर आगे बढ़े तो हम लोग को बीटा कीटो एस्टर में हो सकता है कि हम लोग को OR2 लगा हुआ प्रोडक्ट मिले, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। समझ में आ रहा है? एक लाइन में लिख लेना कि इफ या वी टेक द सेम RO माइनस as in the original ester to avoid the trans-esterification process, to avoid the trans-esterification process, जो हम एक्सप्लेन किए उसी को ट्रांस-एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। हो सकता है बीटा कीटो एस्टर में OR2 लगा हुआ प्रोडक्ट मिल जाए, जबकि ओरिजिनल एस्टर में OR लगा हुआ था। ये एक अल्फा एच बचा था, वही अगर इससे जुड़ा, वही एक अल्फा एच बचा हुआ है। अगर एस्टर के पास कम से कम 2 अल्फा एच है तो उस केस में यील्ड ज्यादा मिलता है। अगर एक ही अल्फा एच था तो थ्योरेटिकली हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन द यील्ड विल बी वेरी वेरी पुअर। तो एक अल्फा एच और 2 अल्फा एच का कंसेप्ट समझ में आया सबको? HC डबल बॉन्डेड OET, ये भी एस्टर है बट विदाउट एनी अल्फा कार्बन। कार्बन के हिसाब से कोई अल्फा कार्बन नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। इसको हम लोग शुरू में लेकर रखते हैं बीकर में, और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालते हैं? उस एस्टर को डालते हैं जिसके पास अल्फा एच मौजूद है। जैसे मान लो हम लिख दिए CH3C डबल बॉन्डेड OET, 2 एस्टर को लिए, एक के पास अल्फा एच नहीं, दूसरे के पास अल्फा एच इज प्रेजेंट। व्हेन ट्रीटेड विथ सपोज NaOET, तो ये NaOET जिसके पास अल्फा एच है उसका अल्फा एच हटाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्डेड OET। पहला ऑप्शन ये खुद पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं तो अपने मॉलिक्यूल पे कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम। ये जो पहले से ले रखे हैं उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद HCO माइनस OET, ये तो मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा, और इसी कार्बन से क्या आकर जुड़ गया? CH2C डबल बॉन्डेड OET, सीधे नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, लिविंग ग्रुप का निकलना। HC डबल बॉन्डेड OCH2C डबल बॉन्डेड OET, दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट। और वो बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों के पास अल्फा एच होता तो 2 सेल्फ बनते और 2 क्रॉस बनते, विदाउट स्टीरियो 4 बनते, लेकिन आपको कायरल सेंटर भी काउंट करना पड़ सकता है। सवाल में अगर कुछ नहीं दे रखा है, सवाल में अगर कुछ नहीं दे रखा है
तो हमेशा स्टीरियो आइसोमर काउंट करके आंसर देना है। क्लियर? क्लियर? ओके। शॉर्टकट, इतना बड़ा मैकेनिज्म हर बार नहीं, शॉर्टकट तो इंट्रामोलिकुलर में बहुत काम आता है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल कौन सा लिए थे? R1 CH2 C डबल बॉन्डेड O OR लिए थे। शॉर्टकट क्या है? ये तो डिराइव्ड चीज है। आप ऐसे इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल का अल्फा H हटा दिए, अल्फा H हटाने पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक मॉलिक्यूल का अल्फा H हटाकर नेगेटिव चार्ज बना ले। उसी का दूसरा मॉलिक्यूल का OR हटाकर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना ले। समझ में आया क्या किए? एक मॉलिक्यूल का अल्फा H हटाकर नेगेटिव चार्ज बना लो कार्बन पे, और उसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल का OR पार्ट हटाकर C डबल बॉन्डेड O वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना लो। पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दो, आंसर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। दैट इज द फाइनल आंसर। पॉजिटिव वाले को पहले ड्रॉ कर रहे, R1 CH2 C डबल बॉन्डेड O, और उसके बाद ये कार्बन जुड़ा उसके साथ CHR1 C डबल बॉन्डेड O OR। आंसर एक थोड़ा सा मेंटेन करना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है। क्या हम जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। पढ़ाते पढ़ाते कोई बीच में टोका टोकी नहीं। पहले हम क्लियर कट बात बता दे रहे, लास्ट में कर लेना जो करना हो। मेरा दिमाग सरकता भी है, हम बता दे रहे पहले ही, बहुत बुरा वाला सरकता है। मेरे को कोई नहीं मना सकता दुनिया में। अगर हम पकड़ लिए ना एक चीज कि भगा दिए या नहीं आएंगे क्लास में, तो फिर कोई मेरे को क्लास में भेज ही नहीं पाएगा। मेरा ऐसा ही थी। वन का अल्फा H हटाएंगे, एक मॉलिक्यूल से अल्फा H हटाएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल का OR हटाकर सीधे पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ देना है। यही काम हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर में भी करेंगे। क्लियर? एस्टर तक नहीं रुकता है, क्योंकि जब बीटा कीटो एस्टर बन जाता है, ध्यान देना, जैसे बीटा कीटो एस्टर बनाए R1 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH R1 C डबल बॉन्डेड O OR, एस्टर के हिसाब से अल्फा कार्बन बीटा, बीटा पे कीटोन, बीटा कीटो एस्टर। ये बनने के बाद जरूर एक स्टेप दिया हुआ होगा H3O प्लस एंड हीट। रिमेंबर, सिर्फ H प्लस अगर लिखा है तो वो एसिडिफिकेशन कहलाता है। मतलब जहां नेगेटिव चार्ज बचा है उसको H प्लस दे दो, और अगर H3O प्लस लिखा है मतलब इट इज हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस। और एस्टर का हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है? एसिड और अल्कोहल। यही एस्टर है। एस्टर का अल्कोहल कौन सा बन जाएगा? ROH, और यहीं पर क्या बन जाएगा? एसिड। तो इस एस्टर का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये बनेगा एसिड C डबल बॉन्डेड OOH प्लस अल्कोहल। अल्कोहल इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी विल गेट एसिड के हिसाब से दिस इज बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव बीटा कीटो एसिड, एंड बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग इफेक्ट, बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग डी कार्बोक्सिलेट, CO2 हटाओ, H को अल्फा कार्बन तक पहुंचा दो। आंसर R1 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH2 R1 प्लस CO2। तो क्लेज़न एस्टर के सवाल में जनरली लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस से एसिड बनाना होगा और उसके बाद उस पर हीटिंग इफेक्ट लगाना होगा। Claisen, intramolecular Claisen is also called as Dickmann's reaction. Also called as Dickmann's reaction.
पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपने सिलेबस में है उसमें मैं 2 ही ऐसा रिएक्शन बताऊंगा जिसमें रिंग फॉर्मेशन 6 को एक्सीड कर सकता है। अब तक हम लोग इंट्रामोलिकुलर में क्या पढ़ते आ रहे, 5 या 6। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में इट कैन सपोर्ट फ्रॉम 5 to 8 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन प्रोसेस। 5 to 8 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन प्रोसेस। और 8 तक क्यों जाता है? इट इज ड्यू टू द सेपरेशन टेक्निक, ड्यू टू सेपरेशन टेक्निक which is used, and that separation technique is called dilute distillation। अब इसका डिटेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन डाइल्यूट डिस्टिलेशन प्रोसेस का सेपरेशन टेक्निक के कारण हम लोग 7-8 मेंबर तक का भी रिंग को सेपरेट कर सकते हैं डाइल्यूट डिस्टिलेशन प्रोसेस के कारण। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन वो पहला रिएक्शन है जहां पर आप रिंग का फॉर्मेशन देखिएगा 5 से लेकर 8 तक, लेकिन आपके सामने जनरली जो सवाल आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मेंबर तक का रिंग बनने वाला है। इंट्रामोलिकुलर कहां होगा? जब एक ही मॉलिक्यूल में 2-2 एस्टर मिल जाए। जैसे मान लो तुम्हारे सामने बोले ETO, C डबल बॉन्डेड हो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, C डबल बॉन्डेड OOET। मान ले दिस इज ट्रीटेड विथ ETONA। शॉर्टकट से करो, एक एस्टर का अल्फा एच हटाएंगे, है ना? एक का अल्फा एच हटा लिए, नेगेटिव चार्ज बना लिए। एक का OR हटाकर पॉजिटिव चार्ज बना लिए। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग पहले ड्रॉ कर लो, नंबरिंग कर लो। मान लीजिए पहला कार्बन है तो पहला कार्बन पे क्या बचा? C डबल बॉन्डेड OOET। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पे डबल बॉन्डेड। फाइनल आंसर बीटा कीटो एस्टर है ये। अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता H3O+, जहां एस्टर वहां एसिड बना लो, C=OH, एसिड के हिसाब से अल्फा बीटा कीटो एसिड बन गया। हीट कर दिए, माइनस ऑफ CO2 कर दिए, CO2 हटाते ही बच गया साइक्लोहेक्सानोन। क्लियर? कॉपी करो, सवाल करो। कंप्लीट द फॉलोइंग। यहां पर एक पे तो नेगेटिव चार्ज बना ली, मान लो अल्फा एच हटा दिए, और एक का OR हटा ले तो क्या बचेगा? CH3 डबल बॉन्डेड O। पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करना है? जोड़ देना है। आंसर यहां पे लिखेंगे हम लोग CH3 डबल बॉन्डेड O, CH2 डबल बॉन्डेड OOET। एसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस नहीं है, एसिडिफिकेशन, तो हाइड्रोलिसिस मत कर देना। क्लियर? बीटा कीटो एस्टर आंसर। कोई कैरल सेंटर नहीं है, ओनली 1 प्रोडक्ट। अगले में कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे यहां? ये CH3 है, ये CH3 CH2 है, यहां नेगेटिव चार्ज बन सकता है, यहां नेगेटिव चार्ज बन सकता है। यहां का OMe हट गया तो CH3 डबल बॉन्डेड O पॉजिटिव बन सकता है। यहां का OMe अगर हट गया तो ETC डबल बॉन्डेड O पॉजिटिव बन सकता है। ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया सेल्फ क्लेजन पहला, सेल्फ क्लेजन दूसरा, क्रॉस क्लेजन तीसरा, क्रॉस क्लेजन चौथा। 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बना लोगे? 4 प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, एक के पास अल्फा एच नहीं और एक के पास अल्फा एच है। CH2- हो गया, अल्फा एच हटाए, इसका हटाकर यहां पॉजिटिव कर दिए, ये दोनों को जोड़ दिए, क्रॉस PH डबल बॉन्डेड O, CH2 डबल बॉन्डेड OOET प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी सेल्फ भी तो बनेगा। मान लो दूसरा पॉसिबिलिटी पूछ ली तो हो सकता है इसी का OET हटा के हम बना लेते CH3 डबल O प्लस, और ये दोनों अगर जुड़ जाता तो सेल्फ वाला बनता। CH3 डबल बॉन्डेड O, CH2 डबल बॉन्डेड O, OET आंसर। समझ में आ रहा है शॉर्टकट से कैसे बना रहे प्रोडक्ट? अगले में कैसा रिएक्शन? इंट्रामोलिकुलर
एक का अल्फा एच हटा लिए, दोनों तो आइडेंटिकल था, एक का अल्फा एच हटाए, दूसरे का क्या हटाए, OET हटाकर पॉजिटिव चार्ज, दोनों को जोड़ दिए, कितना मेंबर का रिंग मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। तो C2H5N N को मिला के 6 मेंबर्ड का रिंग इस तरीके से। चौथे पे कार्बोनिल और पांचवें पे एस्टर, 1 2 3 4 कार्बोनिल और पांचवें पे एस्टर, ये पहले बना एसिडिफिकेशन तक। और उसके आगे दिया हुआ है H3O प्लस हीट, H3O प्लस करते ही बन गया एसिड, और हीट करते ही यहां से निकालेंगे CO2 क्योंकि ये बीटा कीटो एसिड है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज C2H5N, फाइनल आंसर। क्लियर? अगला बी बताओ, बी। नहीं वो तो हो गया, एन वाला तो हो गया। 5 सबसे पहले कौन सा रिएक्शन कराएंगे, इंटर की इंट्रा, इंट्रा। एक जगह से अल्फा एच हटाओ और एक जगह से OR हटाओ। क्या यहां पर अल्फा एच है, यही अल्फा कार्बन हुआ ना एस्टर के हिसाब से, क्या यहां अल्फा एच है, नहीं है, तो यहां का एस्टर से OR हटाएंगे, यहां अल्फा एच है, नेगेटिव बना ली, एक का OR हटा के पॉजिटिव भी बना लिए, दोनों को जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर का रिंग बना लो। मान लो ये पहला कार्बन है, तो पहला कार्बन पे एक एस्टर बचा है, दूसरे पे डबल बॉन्डेड O बचा है, और तीसरे पे एक मिथाइल बचा है और एक और एस्टर बचा है। हाइड्रोलिसिस किए तो एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, मिथाइल एसिड, डबल बॉन्डेड O एसिड। अब इसका हीटिंग किए तो एसिड के हिसाब से ये भी बीटा कीटो एसिड, ये एसिड के हिसाब से भी अल्फा बीटा कीटो एसिड, यहां से भी CO2 निकल जाएगा, यहां से भी CO2 निकल जाएगा, सिर्फ बचेगा एक मिथाइल और यहां पे डबल बॉन्डेड O। बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है ना एस्टर। अगले में यहां पे अल्फा एच नहीं है, यहां पर अल्फा एच है, सेम इंट्रामॉलिक्यूलर, यहां नेगेटिव, और यहां एक को हटा के पॉजिटिव, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पे कुछ ये ऐसा दिखेगा, जोड़ दी। क्लियर है? हाइड्रोलिसिस किए, एसिड एसिड, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, हीट किए, हीट करेंगे तो क्या होगा, नो इफेक्ट। क्यों होगा नो इफेक्ट, दिख रहा है ये ब्रिजेड है ना, ब्रिजेड, ब्रिजेड दिख रहा है। क्या आप यहां पे पाई बॉन्ड बना सकते हैं? क्लियर? फाइनल आंसर एसिड का ही फॉर्म में रह जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन।
हेलोफॉर्म CHX3 को बोला जाता है, CHF3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म. हेलोफॉर्म रिएक्शन in general, it is shown by molecule having CH3 C double bonded O part, that is called methyl keto. It is shown by molecule having methyl keto group where C double bonded O should not be in resonance with any lone pair. Should not be in resonance with any lone pair. ये रिएक्शन ऐसे मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो. ये टेस्ट है मिथाइल कीटो का. अगर ये रिएक्शन कोई मॉलिक्यूल शो कर दिया ना तो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाएगा कि भाई उस कंपाउंड में मिथाइल कीटो जरूर होगा, कहीं ना कहीं लगा हुआ, CH3COO. लेकिन C double bonded O should not be in resonance with any kind of lone pair. मतलब कि in general CH3 C double bonded O H type क्या रेजोनेंस करेगा? कुछ नहीं ना, मिथाइल कीटो तो प्रेजेंट है. या इन जनरल CH3 C डबल बॉन्डेड O R टाइप, R कुछ भी हो, कार्बन का चैन जितना बड़ा हो, बस ये पार्ट अगर मेरे को दिख गया मतलब कि बोलेंगे ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा. R के पास कोई भी पहला आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि लोन पेयर के साथ हो. ध्यान रहे, जैसे CH3 C डबल बॉन्डेड O Cl का लोन पेयर रेजोनेंस, CH3 C डबल बॉन्डेड O OH. अरे सब में मिथाइल कीटो दिख रहा है लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस. CH3 C डबल बॉन्डेड O NH2 लोन पेयर रेजोनेंस. CH3 C डबल बॉन्डेड O OR लोन पेयर रेजोनेंस. CH3 C डबल बॉन्डेड O O C डबल बॉन्डेड O CH3 दो मिथाइल कीटो दिख रहा है लेकिन resonance etc. they never show haloform reaction although they have methyl keto group present in. अगर कार्बोनिल रेजोनेंस में है वैसा मिथाइल कीटो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करता. तो मोस्ट कॉमन इज अल्डिहाइड या कीटोन. ये जैसे कीटोन हो गया जिसमें मिथाइल कीटो है, ये अल्डिहाइड हो गया जिसमें मिथाइल कीटो, जहां कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता. ठीक है, एक और बात ध्यान रखो, ऐसा मॉलिक्यूल भी ये रिएक्शन शो कर सकता है जो मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान मिथाइल कीटो ग्रुप क्रिएट कर ले. एक ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें हमको मिथाइल कीटो शुरू में नहीं दिख रहा है लेकिन उसको हम वही रिएजेंट के साथ लिए, हेलोफॉर्म रिएजेंट के साथ लिए, रिएक्शन के दौरान मिथाइल कीटो जनरेट हो गया और आगे हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया. ऐसा भी हो सकता है जो हम आगे लिस्टिंग कराएंगे, लेकिन अभी तो बेसिक यही समझिए. रिएजेंट फॉर द रिएक्शन इज X2 टेकन along with NaOH और KOH या कभी कभी लिखा हुआ होगा NaOX, क्योंकि हैलोजन इन अल्काली इन अ कोल्ड कंडीशन रिएक्ट्स टू फॉर्म NaOX प्लस NaX. पढ़े हो? कोल्ड कंडीशन में हैलोजन जैसे Cl2 प्लस NaOH अगर ले लिया जाए तो आपस में रिएक्ट कर जाता है, बनाएगा NaCl प्लस NaOCl. तो कभी कभी रिएजेंट ऐसा लिखा रहेगा मोस्ट कॉमन, लेकिन अनकॉमन NaOX भी अगर लिखा है तो ये हेलोफॉर्म रिएजेंट ही कहलाएगा. क्लियर मैकेनिज्म. R C डबल बॉन्डेड O CH3 एक मिथाइल कीटो वाला मॉलिक्यूल को जब हम लोग ट्रीट करते हैं X2/OH माइनस के साथ, वेर X कैन बी FCl Br I
F2 भी ले सकते हो, Cl2 भी ले सकते हो, Br2 भी ले सकते हो, I2 भी। फ्लोरोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल RDS, वेरी स्लो। OH माइनस यहां से H प्लस हटाया, अल्फा कार्बन H प्लस हटाया, मिथाइल कीटो का मिथाइल से H प्लस हटाया, बनाया RC डबल बॉन्डेड O CH2 पे माइनस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो हैलोजन प्रेजेंट था, जैसे ही ये आगे बढ़ा तो इस पे हुआ चार्ज इंड्यूस। ये एक हैलोजन पे अटैक करके दूसरा हैलोजन को बाहर निकाल देता है। अल्टीमेटली ये बनता है RC डबल बॉन्डेड O CH2X एंड दिस इज अ इरिवर्सिबल स्टेप। एक H हटा, उसके बदले क्या लग गया? X। ठीक। नेक्स्ट स्टेप फिर से वही चीज, OH माइनस दूसरा H प्लस हटाता है, RC डबल बॉन्डेड O CH माइनस X बन जाता है। फिर ये X बॉन्डेड टू X पे अटैक करके दूसरा X जोड़ता है और इसी तरीके से तीसरा X भी जोड़ता है। तीन H हटे, तीनों H हट के तीनों के बदले क्या लग गया? X3। नेक्स्ट में फिर आया OH माइनस। तुम बोल सकते हो सर इधर भी तो H हो सकता है, वहां भी तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने वाला ही मिलेगा। बिल्कुल हो सकता है इस तरफ भी, लेकिन उस H के हटने का रेट से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, क्योंकि CH3 बहुत स्ट्रांग माइनस आई शोइंग ग्रुप है। माइनस आई के कारण कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके कारण यहां एडिशन फास्टर हो जाएगा एज कंपेयर टू एसिडिक हाइड्रोजन निकालना। बात समझ में आ रहा? क्लियर है? OH माइनस नेक्स्ट स्टेप में कार्बोनिल पे करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RCO माइनस OH CH3। अब देख, ये जो स्टेप है ये डिफरेंट रिएक्शन है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। लास्ट स्टेप में क्या चल रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और उसके बाद होगा एलिमिनेशन। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हम एक एग्जांपल दिए थे, साइक्लोप्रोपानॉन, साइक्लोब्यूटानॉन और RCOCH3, इनका बिहेवियर एसिड डेरिवेटिव जैसा रहता। दो में तो रिंग ओपनिंग टेंडेंसी और एक में लिविंग एबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? OH माइनस अगर अटैक किया, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? बाहर निकला तो ये बना RC डबल बॉन्डेड OOH प्लस CH3 माइनस, जो कि यहीं से एसिड से H प्लस गेन करके बना लेगा हेलोफॉर्म, प्लस RC डबल बॉन्डेड OO माइनस Na प्लस। वी गेट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हेलोफॉर्म। पहले मैकेनिज्म कॉपी करो, उसके बाद डिटेल बताएंगे। RDS ऑफ द मैकेनिज्म कहां तक? यहीं तक, क्योंकि इसके आगे दूसरा रिएक्शन शुरू हो रहा है जिसका RDS पहला स्टेप होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां तक में जो सबसे स्लो स्टेप है वो पहला स्टेप है। उसके पीछे भी लॉजिक है। खैर, अगर ये पूरे रिएक्शन में दो ही RDS दिख रहा है और वो दोनों RDS में हैलोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्या पहला RDS में हैलोजन का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नो सर। देख, दूसरे वाले में नो सर। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि रेट ऑफ हैलोफॉर्म रिएक्शन, फ्लोरीन ले ले या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, सब में नियरली सेम रेट। अब नियरली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CF3 का निकलना
CCl3 का निकलना, CBr3 का निकलना, CI3 का निकलना, थोड़ा फर्क होता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता क्योंकि वो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। FF का टूटना, ClCl का टूटना थोड़ा तो फर्क लाएगा लेकिन नियरली सेम बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द RDS। ध्यान रहे CHI3 इज अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। हैलोफॉर्म में CHI3 और CHCl3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड इन एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक एजेंट, एंड CHI3 एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। रेट समझ में आया? रेजोनेंस करने वाले मॉलिक्यूल ये रिएक्शन क्यों नहीं शो करते? मान लें यहां पर एक OH होता, OH होता तो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होता, OH होता तो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होता। अगर रेजोनेंस कर रहा होता तो इसकी रेजोनेंस कम हो जाती, ये कम स्टेबल बनता बिकॉज ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। कम स्टेबल बनता मतलब कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? कम। आगे पहला स्टेप ही नहीं होता तो रिएक्शन कहां से बढ़ेगा आगे? समझ में आ रहा बात? एसिडिक स्ट्रेंथ का कारण। अब देख यही स्टेप RDS क्यों है यहां से यहां तक, ये भी सोचने वाली बात है। पहला H+ हटा, नेगेटिव चार्ज अटैक करा, एक हैलोजन जुड़ गया। जैसे ही हैलोजन जुड़ा इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, इंक्रीज्ड एसिडिक स्ट्रेंथ। हैलोजन माइनस आई करेगा, हैलोजन माइनस आई करेगा, या हैलोजन d ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग भी करा सकता है। जैसे मान ले H नेगेटिव चार्ज बना और ये Cl है तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस भी कर रहा है और साथ ही साथ बैक बॉन्डिंग के कारण स्टेबल भी हो रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ ना इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया इसके कंपैरिजन में। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ये स्टेप फास्ट होगा। दो हैलोजन लग गया और भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया और भी फास्ट है, मैंने हर स्टेप में रेट इज इंक्रीजिंग। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इज RDS। देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इज RDS। गौर से सुनना, मान ले ये 100 मॉलिक्यूल है, 100 RDS है, एक मॉलिक्यूल पहुंचा है यहां पर। RDS माना कि वेरी वेरी स्लो स्टेप, एक ही मॉलिक्यूल के साथ पहला H+ हटा है भाई, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल बन चुका। अब ये OH- के पास दो ऑप्शन थे, उस 99 में से एक और का H हटाना या ये OH- इस एक का H हटाना। किसका हटाएगा? 99 को भूल जाएगा क्योंकि जो एक है ना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही एक आया उस पूरे एक को यहां तक पहुंचाएगा, या यूं बोलो उस पूरे एक को यहां तक पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? हर स्टेप में जब रिएक्टिविटी बढ़ रहा है प्रोडक्ट का तो 100 में से एक आया मान ले तो उस एक को पहले ले जाएगा, पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद फिर जब बन चुका तो फिर यहां से दूसरा जाएगा, जब दूसरा गया तो दूसरे को भी वहां तक पहुंचाएगा, तीसरे को भी वहां तक पहुंचाएगा। अब तुम खुद बताओ कि ये एक को कितना मोल हैलोजन चाहिए वहां तक जाने के लिए? ये बात समझ में आ रहा है? RC डबल बॉन्डेड OCH3 का एक मोल लिया गया, when treated with halogen 1 mole in OH-, tell the final answer. Tell the final answer. क्या समझना है इस चीज को? एक मोल लिए, ये भी एक मोल लिए। दिमाग कहता है कि एक हटा दीजिए और एक एक्स लगा के आंसर लिख दीजिए, मतलब एक्सपेक्टेड आंसर कुछ ऐसा हमको दिख रहा है क्योंकि हमें पता है कि एक मोल हैलोजन यही काम करता है ना यार।
लेकिन थोड़ा माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो हम तुमको समझाए 100 और 1 लेकर। अगर यहां 1 मोल है, इसका पहला मॉलिक्यूल इमेजिन कर, पहला मॉलिक्यूल कहां तक जाएगा? लास्ट तक जाएगा? क्या नहीं जाएगा? इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 3 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके सीधे हैलो फॉर्म तक जाएगा। यस और नो? फाइनल आंसर CH3 प्लस RC डबल बॉन्डेड OO माइनस Na प्लस RC डबल बॉन्डेड OCH3 लेफ्ट, पूरा रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसका 3 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल इसका 1/3 के साथ रिएक्ट करेगा। और ध्यान रखना 1/3 मोल मिलेगा CH3, 1/3 मोल मिलेगा RCOO माइनस, 2/3 मोल विल बी लेफ्ट। किसे समझ में नहीं आया बताओ, और क्यों? क्यों मैंने कौन सा स्टेप में समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा है ये रिएक्शन का खासियत? यही नहीं, ऐसे ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शन है बेटा। जैसे देख, मान हम तुमसे बोले बेंजीन का 1 मोल व्हेन ट्रीटेड विथ 1 मोल हाइड्रोजन /PT, क्या आंसर लिखेंगे? दिमाग कहता है कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 1 ही मोल हाइड्रोजन लिए है ना, तो आंसर बना दो, 1 पाई बॉन्ड हटा दो और आंसर ये लिख दो। लेकिन ये आंसर नहीं होता है, आंसर होता है सीधे साइक्लोहेक्सेन। इसके पीछे भी वही कारण है। नाउ टेल मी, जब पहला मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल मान इसका, और इसका भी 100 मान ले, इसका जब 1 मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंचा होगा, पहुंचेगा ही। इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? बेंजीन इज मोर रिएक्टिव और दैट मॉलिक्यूल। बेंजीन इज हाईली स्टेबल एरोमेटिक। ये अपना एरोमेटिसिटी खोना चाहेगा क्या? नहीं सर। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया? ये उस 1 मॉलिक्यूल को यहां तक पहुंचा देगा ये। क्यों? क्योंकि फिर से जब 1 हटेगा तो ये और ज्यादा रिएक्टिव हो गया कॉन्जुगेटेड वाले से। कॉन्जुगेटेड का मतलब रेजोनेंस था, स्टेबल तो था, अब तो ये लिस्ट स्टेबल है। तो पहले 1 पूरा पहुंचेगा 3 मॉलिक्यूल लेकर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अल्टीमेटली हम पाएंगे बेंजीन पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, 1/3 मोल ये बन जाएगा। फाइनल आंसर इज दिस। देयर आर मेनी रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन एक बात यही ध्यान रखना कि जैसे ही सेकंड स्टेप की रिएक्टिविटी बढ़ती है, थर्ड स्टेप का और भी ज्यादा बढ़ जाता, उस केस में हम लोग ये मोल रेशियो फॉलो नहीं करेंगे। और ये जो सवाल मैंने आपके सामने जो रखा है, ये JEE 2013 में एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था। क्लियर? हाँ, RDS में हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं है। RDS, कोई भी RDS में हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं है। क्लियर अप कर देगा? यहीं पे एक और छोटा सा रिएक्शन देख लो, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा हैलोजनेशन ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड और कीटोन। अल्फा हैलोजनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। मान ले RC डबल बॉन्डेड O CH3, इसको अगर लिया जाए हैलोजन इन एसिडिक मीडियम, वो था हैलोजन इन अल्कलाइन मीडियम। अल्फा कार्बन पे हैलोजन एसिडिक मीडियम में भी लगता है,
अल्कलाइन मीडियम में क्या हो रहा था, एक एक H हट रहा था और उसके बदले एक एक हैलोजन जुड़ते चला जा रहा था। लेकिन वो रिएक्शन में जब तक 3 हैलोजन लगेगा नहीं तब तक रिएक्शन रुकेगा नहीं। RCOCH3 बना। द सेम हैलोजनेशन प्रोसेस इफ इट इज कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। सी द मैकेनिज्म। सबसे पहले ये कीटोन जो है वो टॉटोमराइज करके ये बन जाता है इनॉल। टॉटोमराइज करके बनता है इनॉल। उसके बाद हैलोजन पे ये इनॉल अटैक करता है। लोन पेयर करा रेजोनेंस, पाई बॉन्ड हुआ शिफ्ट कार्बन पे, लोन पेयर सिग्मा पाई। कार्बन पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव। ये नेगेटिव अटैक करके एक एक्स को बाहर निकाल देगा। ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड OH विथ पॉजिटिव CH2X। इस तरीके से पहला H हटकर X जुड़ गया और इसमें से एक H प्लस निकल जाएगा एज अ कैटलिस्ट। RC डबल बॉन्डेड O CH2X। जो कीटोन या अल्डिहाइड टॉटोमराइज कर सकता है उसी का अल्फा कार्बन पे हैलोजन जुड़ सकता है एसिडिक मीडियम में। वो कीटोन या अल्डिहाइड पहले टॉटोमराइज करके इनॉल बनता है और इनॉल अटैक मारता है हैलोजन के ऊपर इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब चूंकि एसिडिक मीडियम है बेटा, तो एसिडिक मीडियम में हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी देखेंगे। अल्कलाइन मीडियम में बोल रहे थे ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, अब उसको छोड़कर इसको आगे बढ़ाओ। लेकिन ये अल्कलाइन मीडियम में था। एसिडिक मीडियम में थोड़ी बोलेंगे कि इसका रिएक्टिविटी बढ़ गया। इक्वल रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिव, उसका इनॉल जल्दी बनेगा, इसका इनॉल देर में बनेगा। समझ में आ रहा बात? तो अल्कलाइन मीडियम में प्रोडक्ट का रिएक्टिविटी बढ़ना बोल सकते थे क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात थी। लेकिन एसिडिक मीडियम में हम एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना बोलेंगे क्या? नहीं ना। ध्यान रखना, अगर ये 1 मोल लेते, सेम सवाल, हैलोजन 1 मोल लेते, 1 मोल ही प्रोडक्ट मिलता ओनली। यहां पर ये कंसेप्ट नहीं लगा रहे, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेप में किसी की रिएक्टिविटी बढ़ गई, फिर तीसरा स्टेप में और बढ़ गया, चौथा स्टेप में और बढ़ गया। यही सवाल अगर हमसे एसिडिक मीडियम में पूछा जाता ना, तो एक हैलोजन एसिडिक मीडियम में अल्फा कार्बन पे मोनो हैलोजनेशन प्रोसेस होता है, अल्कलाइन मीडियम में अल्फा कार्बन पे ट्राई हैलोजनेशन प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा? क्लियर है? कॉपी करो ये। NaOX, and NaOX is a good oxidizing agent. NaOX is a good oxidizing agent. कैसे? ये NaOX तुरंत ब्रेक कर जाता है NaX+O, और ये ऑक्सीजन एटम होता है नेसेंट जो कि ऑक्सीडाइज करता है। तो हैलोफॉर्म रिएजेंट जो है ना, हैलोजन टेकन विथ NaOH या KOH, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस कारण से अगर मॉलिक्यूल में मिथाइल कीटो के बजाय मिथाइल हाइड्रोक्सी भी अगर रहा, मिथाइल कीटो नहीं है, मिथाइल हाइड्रोक्सी वाला मॉलिक्यूल है, ऐसे मॉलिक्यूल को भी अगर हम लोग H2/NaOH के साथ हैलोफॉर्म रिएजेंट के साथ अगर लेते हैं, तो सबसे पहले ये मिथाइल हाइड्रोक्सी ऑक्सीडाइज होता है। 2 डिग्री का अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो हमेशा कीटोन देता है। पढ़ाए थे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन? पढ़ाए थे? कब पढ़ाए थे? मास्टर रिएक्शन। खैर, आप ऐसे समझिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन जाकर यहां से 2 हाइड्रोजन हटाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और ये कीटोन में चेंज हो जाता है। उसके बाद
फिर वही रिएजेंट मौजूद है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, RC डबल बॉन्डेड O माइनस Na+। जैसे ही ऐसा देखना, ऐसे इमेजिन कर लेना शॉर्टकट, ये मिथाइल का कार्बन ही जाता है कहां, हेलोफॉर्म में, और इतना जो पार्ट है वो सॉल्ट ऑफ एसिड बना लिए, प्लस हेलोफॉर्म बना लिए CHX3। अगर ये कार्बन स्टार है तो यही कार्बन स्टार। तो जिस मॉलिक्यूल में मिथाइल हाइड्रोक्सी होता है वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। क्लियर? अगर हम लोग H2 के बदले आयोडीन का इस्तेमाल करेंगे, इफ X इज इक्वल टू I, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट का मिलना आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा। अगर कोई सबस्ट्रेट इस टाइप का रहे, देखिए लिविंग ग्रुप लगा दिए, दिस लिविंग ग्रुप कैन बी Cl, Br, I, मॉडरेट लिविंग ग्रुप OTS, OBS एटसेट्रा। मिथाइल और उसके ठीक सेकंड वाला कार्बन में एक लिविंग ग्रुप और उसके बाद R। व्हेन ट्रीटेड विथ H2/NaOH, सबसे पहले हेलोफॉर्म रिएजेंट, सबसे पहले OH माइनस आकर इस पे अटैक करेगा, एक्सटर्नल अटैक से लिविंग ग्रुप निकला, मिथाइल हाइड्रोक्सी बन जाएगा। मिथाइल हाइड्रोक्सी ऑक्सीडाइज करके मिथाइल कीटो बन जाएगा, और उसके बाद RC डबल बॉन्डेड O माइनस प्लस। तो ऐसे सबस्ट्रेट भी हेलोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते। हम बोले थे ना कि या तो रिएक्शन के दौरान बन जाए। क्लियर एवरीवन? CH3 C double bonded O CH2 C double bonded O CH3, very important. When treated with H2/NaOH, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? करना तो चाहिएगा, बात नहीं है। पहला सवाल यही आता है हेलोफॉर्म में, मॉलिक्यूल देख के पूछेगा विल इट शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, विल इट शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तुमको क्या देखना है उसमें? मिथाइल कीटो ही तो देखना है, और कीटो रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? यहाँ मिथाइल कीटो नहीं है। ये क्या है? क्या ये रेजोनेंस कर रहा है? नो सर। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? क्या ये शो करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। अगर हम ये मिथाइल हटाकर इन जनरल R लगा दें, इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजीन का रिंग, कुछ भी, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? इफ R इज नॉट इक्वल टू CH3, लेट R इज नॉट इक्वल टू CH3, विल इट शो हेलोफॉर्म? स्टिल इट विल शो हेलोफॉर्म। जो हम पहले सवाल लिखे थे उसमें जनरली लोग मिथाइल कीटो देखकर आंसर दे देते हैं। ठीक है, वो आंसर बिल्कुल सही है, तुम मिथाइल कीटो देखकर दो या एक्चुअल रीजन देखकर दो, आंसर तो सही था, इट विल शो। लेकिन अगर हम मिथाइल के बदले हटा के इथाइल अगर लगा दें, तब तो मिथाइल कीटो नहीं है उसमें,
मिथाइल कीटो मतलब CH3 C डबल बॉन्डेड O शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O। ये क्या मिथाइल कीटो है? फिर भी ऐसा सबस्ट्रेट हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। कारण OH माइनस मिथाइल का या इथाइल का H हटाने के पहले ये ज्यादा एसिडिक H है, उस पे अटैक करता जो मिथिलीन है CH2 अटैक करा। R C डबल बॉन्डेड O CH माइनस C डबल बॉन्डेड O R, फिर ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज हैलोजन पे अटैक करके R C डबल बॉन्डेड O CH X C डबल बॉन्डेड O R। नेक्स्ट स्टेप में अगेन OH माइनस आके फिर ये H प्लस ही हटाएगा क्योंकि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। एक और है ना वहां पर, यहां से क्यों हटाया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, हाईली एसिडिक। दूसरा H हटाया, R C डबल बॉन्डेड O C माइनस C डबल बॉन्डेड O R, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल हैलोजन पे अटैक करके ये 2 हाइड्रोजन उसका हटता है और 2 हैलोजन लग जाता है। 2 हैलोजन लगने के वजह से कार्बोनिल का कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। OH माइनस अब अल्फा H हटाने के बजाय वो किसी एक कार्बन पे कर देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। RC O माइनस OH CH2 C डबल बॉन्डेड O R, नेगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, ये बाहर, ये बन गया RC डबल बॉन्डेड OOH प्लस RC डबल बॉन्डेड OCH2 माइनस। अब ये RCH2 माइनस तीसरा मोल हैलोजन पे, 2 मोल हैलोजन यूज हुआ ना अभी तक, तीसरे पे अटैक करेगा और उसके बाद तो नॉर्मल मैकेनिज्म अटैक करा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड O CH3। क्लियर है ना? RC डबल बॉन्डेड O CH3, और इसके आगे तो आपको पता ही है OH माइनस आकर यहां अटैक करता है, CH3 बाहर निकल जाता है, अल्टीमेटली क्या मिलेगा? एसिड प्लस हैलोफॉर्म। तो पूरे मैकेनिज्म को गौर से देखो, अगर ये कार्बन स्टार था बीच वाला, यही कार्बन स्टार, तो हैलोफॉर्म इसमें भी मिला और हमें R से कोई मतलब नहीं है। R मिथाइल होता, इथाइल होता, बेंजीन का रिंग होता, उसे क्या मतलब? फिर भी ये हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। क्लियर? क्लियर एवरीवन? कॉपी करो।